आईएसएसबी और बहुत से एंट्रेंस एग्जाम्स में मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट का मकसद ये नहीं होता कि कैंडिडेट इंजीनियर है या नहीं, बल्कि ये देखा जाता है कि उसका मैकेनिकल चीज़ों का मोशन, उनकी फोर्स, डायरेक्शन और रोज़मर्रा फिजिक्स के बारे में फितरी यानी नेचुरल समझबूझ है भी कि नहीं। आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर्स को अक्सर ऐसे माहौल में काम करना पड़ता है जहाँ पे गाड़ियों, वेपन्स, मशीनरी, टूल्स और इंजीनियरिंग सिस्टम से वास्ता पड़ता है। तो यहाँ कैंडिडेट की मैकेनिकल सेंस कैसी है ये जांचा जाता है। इस टेस्ट में अक्सर गियर्स, पुलीज, लीवर्स एंड बैलेंस, वाटर प्रेशर एंड फ्लो, रोटेशन एंड मोशन, फोर्स एंड फ्रिक्शन, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, टूल्स आइडेंटिफिकेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और इससे मिलते जुलते टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। मैं आपको शुरू में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले गियर्स देखते हैं। इस इमेज में गियर ए बड़ा है और गियर बी स्मॉलर है। जब ये आपस में मैश हुए हों, यानी ओवरलैप करके एक दूसरे को ड्राइव दे रहे हों, तो स्मॉलर गियर फास्ट होगा और लार्जर गियर स्लो होगा और इनकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑपोजिट होगी। अब इन गियर्स को देखें। इनके कलर डॉट्स को देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मॉलर गियर इज़ मूविंग फास्टर एंड बोथ गियर्स आर रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर 2 से बढ़कर 3 गियर्स हो जाएं, स्लो मूव करा रहा ताकि चीज़ क्लियर हो जाए। रेड गियर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा, अगला ब्लू गियर एंटी क्लॉकवाइज होगा और उससे अगला ग्रीन गियर फिर से क्लॉकवाइज, और इसी तरह से सीक्वेंस जारी रहती है। पुलिस से हम कई तरह से काम ले सकते हैं। इनका मेन पर्पस होता है कि हैवी लोड्स को कम फोर्स लगाकर लिफ्ट करना। बाज़ औक़ात सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। जैसे आपके पास फोर्स तो है, लेकिन उस डायरेक्शन में हाथ या रोप डायरेक्टली नहीं जा सकती, तो पुली लगाकर डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ऐसी पुलिस जो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के काम आए, एफर्ट कम करने के नहीं, इनको फिक्स्ड पुली कहते हैं। और जो पुली ज़्यादा लोड लिफ्ट करे और उसमें हेल्प करे, वो मूवेबल पुली होती है। जैसे यहाँ सिर्फ 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और ऊपर 2 रोप्स का इफेक्ट आ रहा, तो 50 और 50 न्यूटन 100 न्यूटन फोर्स लग रही, डबल हो गई। और कंपाउंड पुली यानी कम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली से दोनों फ़ायदे भी लिए जा सकते हैं। और पुलिस में एक और कॉन्सेप्ट भी होता है कि जब पुलिस पे नॉर्मल तरीके से बेल्ट चढ़ा होता है, तो जिस डायरेक्शन में एक पुली चलेगी, बाकी भी उसी डायरेक्शन में चलेंगी। और अगर पुलिस पे क्रॉस में बेल्ट चढ़ा हो, तो पुलिस ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगी। लीवर्स एंड बैलेंस। लीवर बेसिकली टॉर्क के प्रिंसिपल पे काम करता है। जितना दूर से फोर्स लगाएंगे टॉर्क ज़्यादा होगा, अगर नज़दीक से फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क कम हो जाएगा। टर्निंग पॉइंट को पिवट पॉइंट या फल्क्रम भी कहते हैं, और इस पे जो टॉर्क लग रहा होता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि इस लीवर पे लगने वाली फोर्स और वहाँ से फल्क्रम तक का डिस्टेंस कितना है। जैसे इस बैलेंस को देखें, पिवट पॉइंट से 10 मीटर के फासले पे 30 न्यूटन की फोर्स लग रही, तो अगर 30 मीटर पे हम 10 न्यूटन की फोर्स लगाएं तो दोनों साइड पे इक्वल लग रही होगी और बैलेंस हो जाएगा। अब इसको देखें, 3 मीटर पे 50 केजी का लड़का बैठा है, तो 1 मीटर पे कितने केजी का बंदा होना चाहिए। 3 मल्टीप्लाई बाय 50 से 150 आया, तो 1 मीटर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 150 आ जाए? ऑब्वियसली 150 से। एंड में आप लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए अभी से रिमाइंड करा रहा हूँ। वाटर प्रेशर एंड फ्लो। इस पिक्चर को देखकर आपको ये समझ आ रही होगी कि इस पॉइंट से निकलने वाला पानी सही स्पीड से निकल रहा, क्योंकि इसके ऊपर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यानी पानी का प्रेशर जिस जगह चेक करेंगे वो डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर कितना ज़्यादा पानी है। इसीलिए डीप सी डाइवर्स कानों पे पड़ने वाले प्रेशर से बचने के लिए ईयरबड्स पहनते हैं। किसी कॉलोनी में या घर में पानी का प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो पानी की टैंकी ज़्यादा ऊंची बनाई जाती है। हाइड्रोलिक प्रेशर की एक बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोलिक प्रेस है, जिसमें स्मॉलर एरिया और स्मॉलर पिस्टन पे स्मॉल फोर्स लगाकर हम लार्जर पिस्टन पे ज़्यादा फोर्स हासिल करते हैं। इस प्रिंसिपल पे गाड़ियों का ब्रेक सिस्टम भी काम करता है। थोड़ी सी फोर्स लगाकर बिगर ब्रेकिंग फोर्स ऑन टायर्स मिल जाती है। इसी तरह अगर पानी का अपथ्रस्ट मालूम करना हो, तो एक बार किसी चीज़ का नॉर्मल वेट ले लें और बाद में उसको पानी में इमर्स करके वेट नोट करें। दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे आपको वाटर की अपथ्रस्ट फोर्स मिल जाएगी। रोटेशन एंड मोशन। सबसे पहले तो रोटेशन और रेवोल्यूशन का डिफरेंस समझ लें। रोटेशन होती है कि अपनी जगह पे खड़े खड़े किसी चीज़ का अपनी एक्सिस पे घूमते रहना, जबकि रेवोल्यूशन का मतलब है किसी चीज़ के अराउंड घूमना। अर्थ में दोनों मोशन हैं।
ये अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है और साथ साथ सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है। तो रोटेशन एंड मोशन में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जिक्र लाजमी आता है और इनिशियल और आईएसएसबी में पूछा भी जाता है और इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। रोड्स पे ऑन द टर्न्स सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भी इसी मोशन को ना समझने की वजह से होते हैं। फोर्स एंड फ्रिक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव या स्टॉप करना है तो उस पर फोर्स अप्लाई करनी होगी। यहाँ मूव करने की कोशिश की जा रही है जिसके लिए पुश किया जा रहा है। एक रोकने वाली फोर्स होती है जिसको कहते हैं फ्रिक्शन। जब बॉडीज़ आपस में रगड़ खाती हैं, वो इसलिए होती है कि बॉडीज़ की सरफेस उस तरह की स्मूथ नहीं होती जिस तरह की नज़र आती है। तो अगर आपने फ्रिक्शन की फ़ोर्स को कम करना है तो एक तो सरफेसिस का कांटेक्ट एरिया कम करें और सरफेस को स्मूथ बनाएं। इसी तरह स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है, इसलिए टायर्स स्क्वायर नहीं सर्कुलर होते हैं। मज़ीद ये कि फ्रिक्शन कम करनी हो तो ऑयल का यूज़ किया जाता है। आपने शायद देखा हो कि बर्फ़बारी में कार की फ्रिक्शन कम हो जाती है और वो स्लिप करती है, और इस फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए कार के ऊपर चेन्स चढ़ाई जाती हैं उनके टायर्स पे। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, घरों में यूज़ होने वाली बुनियादी बिजली का पता हो कि एसी है या डीसी है, इसका फ़र्क पता होना चाहिए। एसी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है जबकि डीसी एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करती है। करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस यानी ओम्स लॉ की समझ हो। वोल्टेज वो पावर है जो कि करंट को धक्का देती है, जबकि रेजिस्टेंस उसकी मुखालफत करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। अगर सर्किट मुकम्मल यानी क्लोज्ड हो तो सिर्फ तभी करंट फ़्लो करता है, अगर सर्किट नामुकम्मल यानी ओपन हो तो करंट फ़्लो नहीं करता। इसके अलावा सर्किट्स में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे होती है। इलेक्ट्रॉन्स असल में नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। जो डायग्राम्स में हम पॉजिटिव टू नेगेटिव बनाते हैं वो असल में कन्वेंशनल करंट होता है। सीरीज़ और पैरेलल सर्किट का फ़र्क समझ में होना चाहिए। सीरीज़ में अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो गया तो सारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जबकि पैरेलल में जो बल्ब फ्यूज़ होगा सिर्फ वही ऑफ होगा, बाकी सब घर को लाइट मिलती रहेगी। टूल्स के बारे में मालूमात हों कि किस काम के लिए कौन सा टूल यूज़ होगा। जैसे ये टॉर्क रेंच है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल। इसमें कम फोर्स लगाकर ज़्यादा टॉर्क हासिल करते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर है, इसके एंड से स्क्रू को ड्राइव देकर रोटेट किया जाता है। और ये टेस्टर है जो कि अक्सर फॉल्ट फाइंडिंग के लिए इलेक्ट्रिशियन लेकर आता है कि तार को हाथ लगाकर नहीं, इसकी मदद से चेक करे कि तार में करंट है या नहीं। इसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आता है जो कि आप लोगों ने लाइफ में यूज़ किया होता है या एटलीस्ट देखा होता है। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए कार की क्लस्टर असेंबली में आपको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस तीनों शो किए जाते हैं। वैसे मैथमेटिकली आपने स्पीड मालूम करनी हो तो डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस मालूम करना हो तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम मालूम करना हो तो डिस्टेंस ओवर टाइम से फाइंड कर सकते हैं। इस ट्रायंगल को याद कर लें तो आपको कोई सी भी दो वैल्यूज़ गिवन हो तो थर्ड आप फ़ौरन निकाल सकते हैं। अब चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस पुली सिस्टम। ये फिक्स पुली है, इसलिए ये तो सिर्फ फोर्स ऑफ डायरेक्शन चेंज करने के लिए है। ये मूवेबल पुली है, इसके ऊपर सेकंड रोप भी है, यानी कि फोर्स डबल हो रही है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस पुली इज़ 2, यानी अगर 5 न्यूटन की फोर्स लगाएं तो हम 10 न्यूटन की फोर्स प्रोड्यूस कर लेंगे। A 150 pound weight is 3 feet from the fulcrum. How far from the fulcrum should be a 50 pound force be applied to it? बहुत आसान। राइट साइड का टॉर्क और लेफ्ट का टॉर्क इक्वल होना चाहिए। राइट साइड का टॉर्क है 150 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 450, तो लेफ्ट साइड पे भी 450 होगा। बैलेंस होना होगा तो 50 को किस से मल्टीप्लाई करें, 9 से। सो 9 फीट के डिस्टेंस पे ये 50 पाउंड वाली फोर्स लगनी है। विच रैम्प रिक्वायर्स लेस फोर्स टू लिफ्ट 100 पाउंड बॉक्स 2 फीट वर्टिकली। देखने में लग रहा कि ये फिज़िक्स का क्वेश्चन है, मगर ये मैकेनिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट है। इक्वल हाइट तक वज़न लेकर जाना है तो अगर ज़्यादा स्टीप होगा तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी। हमें लेस फोर्स लगानी है, लिहाजा कम स्टीप रैम्प यूज़ करेंगे। सो 10 फीट वाले रैम्प पे लेस फोर्स लगेगी। तो अगर आपको कोई ऐसी पिक्चर कभी दिखाई जाए कि रोड इस तरह जिगजैग क्यों बनाई गई है, तो आंसर ये होगा कि ये पहाड़ के ऊपर है और स्लोप काफ़ी ज़्यादा है। उसको कवर करने के लिए जिगजैग रोड बनाई गई है ताकि ज़्यादा स्टीप रोड ना हो और गाड़ी उस पर चढ़ सके। A screw with fewer threads per inch requires more turns to drive in, less turning force, a sharper point, higher torque. थ्रेड्स पर इंच से मुराद के 1 इंच में कितने थ्रेड्स हैं। फ्यूअर थ्रेड्स हों तो फासले फासले पे होंगे और टर्न होने पे ज़्यादा डीप जाएगा, लिहाजा ऑप्शन ए तो रॉन्ग है कि मोर टर्न्स रिक्वायर होंगे, बल्कि कम टर्न्स में ही नीचे पहुंच जाएगा। ऑप्शन बी लेस टर्निंग फोर्स रिक्वायर, ये भी गलत है क्योंकि थ्रेड्स में गैप ज़्यादा है।
तो जहाँ इसको पुश कर रहे हर थ्रेड को ज़्यादा बड़ा चक लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ी बाइट लेनी पड़ेगी। ऑप्शन सी शार्पर पॉइंट, शार्प टिप है या नहीं, इसका थ्रेड से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो टिप से रिलेटेड है, ये भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन डी हायर टॉर्क इज़ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि थ्रेड्स में काफ़ी गैप हो तो ज़्यादा टॉर्क देकर इसको घुमाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा बड़ा चक लगाए। If a gear with 20 teeth drives a gear with 40 teeth, how many rotation of the smaller gear equal one rotation of larger gear? छोटे गियर के 20 टीथ हैं, बड़े के 40। छोटा गियर जब एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा तो 20 टीथ मूव करेगा, बड़े गियर के भी 20 टीथ मूव होने चाहिए, यानी कि हाफ रोटेशन। मतलब कि छोटे गियर ने एक और चक्कर लगाना है तब जाके बड़े गियर की वन रोटेशन कंप्लीट होगी। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस। स्मॉलर गियर को 2 रोटेशन लगानी पड़ेगी। A ball is spun counterclockwise in a horizontal circle on a string. If the string breaks, in which direction will the ball fly? सबसे पहले तो ये समझ लें कि जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स है बॉल सर्कुलर पाथ में मूव करती रहेगी। हालांकि इंस्टेंटेनियसली इसकी हर पॉइंट पे कोई ना कोई डायरेक्शन टेंजेंट टू द रेडियस ऑफ सर्कल होती ही है, जैसा कि नज़र भी आ रहा है। अगर ये तार टूट जाए तो आखिरी बार जिस लोकेशन पे बॉल थी उसी स्ट्रेट डायरेक्शन टेंजेंट टू रेडियस ऑफ द सर्कल में ये मूव करेगी। ये गिवन क्वेश्चन है। रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो जैसे ही फोर्स रिमूव होगी या वायर ब्रेक होगी तो ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस। Two metal rods of the same length but different thickness are heated equally. Which one will expand more lengthwise? The thicker rod, thinner rod, both expand the same. ये बहुत ही आसान है। ऑप्शन सी बोथ एक्सपैंड द सेम। फिजिक्स आपने पढ़ रखी है, सेम मटेरियल है दोनों का, सेम लेंथ है, हीटेड इक्वली यानी सेम टेम्परेचर। लेंथ वाइज एक्सपेंशन किसकी ज़्यादा होगी? ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, एक्सपेंशन कितनी होगी ये भी डिपेंड कर रहा ओरिजिनल लेंथ एल नॉट पे, जो कि गिवन है कि दोनों इक्वल लेंथ की हैं। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर वो भी सेम है, इक्वल हीट किया है। और अल्फ़ा द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो कि हर मटेरियल का डिफरेंट होता है। यहाँ दोनों मेटल रॉड्स हैं इसलिए सेम है। सो ओवरऑल चेंज इन लेंथ डेल्टा एल दोनों की सेम ही होगी। A solid object floats in fresh water with 60% of its volume submerged. If the same object is placed in a denser salt water, what happens to the submerged volume? It increases more than 60%, decreases less than 60%, it stays at 60%. ये वाला नॉर्मल फ्रेश वाटर है जो पिक्चर में गिवन है, इसमें सॉलिड ऑब्जेक्ट का 60% हिस्सा वाटर में सबमर्ज्ड है। अगर ये सॉल्ट वाटर हो तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगी और ये अपवर्ड पुश देगा सॉलिड ऑब्जेक्ट को, जिसके नतीजे में ऑब्जेक्ट का सबमर्ज्ड हिस्सा जो नीचे था वो कम रह जाएगा, डूबा हुआ हिस्सा लेस देन 60% रह जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। इन विच व्हील शुड अ मोटर बी प्लेस्ड टू टर्न द बेल्ट्स फास्टेस्ट? टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम या सेम इफेक्ट फॉर ऑल थ्री? इसमें ऑप्शन ए और बी इसलिए नहीं हो सकती हैं कि टॉप राइट और टॉप लेफ्ट वाली एक जैसी हैं, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन भला कैसे हो सकती है? बॉटम वाली का डायमीटर बड़ा है, सेम साइज़ की मोटर अगर इसमें लगाएंगे तो ये ज़्यादा फास्टर घूमेगा एज़ कम्पेयर टू अदर टू व्हील्स। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस। इन द सर्किट बिलो व्हाट हैपन्स इफ़ अ वायर इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी? ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस पढ़ने पे टाइम ज़ाया नहीं करना। ये सोचें कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, करंट फ्लो कर रहा और उसके नतीजे में बल्ब ऑन होगा। अगर ए और बी को वायर से कनेक्ट कर दें तो अब इस करंट को एक शॉर्टकट मिल गया है, क्योंकि करंट हमेशा कम रेजिस्टेंस वाले पाथ से गुजरता है, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि बल्ब के रेजिस्टेंस वाले पाथ से गुजरे, और इसलिए बल्ब ऑफ हो जाता है। मगर अब देखें ऑलमोस्ट नो रेजिस्टेंस है इस पाथ में, तो बहुत हाई करंट फ्लो करेगा और बैटरी को डैमेज भी कर सकता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस। बल्ब टर्न्स ऑफ एंड देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डैमेजिंग द बैटरी। हाउ कैन द लाइट बल्ब टर्न ऑन? इस वक्त पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल की पावर यहाँ तक मौजूद है। अगर राइट स्विच को ऑन करें तो करंट का पाथ कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ऑन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस। सिर्फ ऑप्शन बी के लेफ़्ट स्विच को ऑन करें उसका फ़ायदा इसलिए नहीं है कि उसके साथ पावर सोर्स नहीं है, और अगर दोनों को ऑन करें तो करंट इस शॉर्टकट यानी लीस्ट रेजिस्टेंस वाले पाथ से गुजर जाएगा और बल्ब ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के लास्ट क्वेश्चन में कंडीशन थी। एट विच पॉइंट डज द बास्केटबॉल ट्रैवल एट द लोएस्ट स्पीड? आपने पैराबोलिक मोशन देखा होगा,
जब किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं वो शुरू में तेज़ी से ऊपर जाती है, जैसे यहाँ रेड एरो से पता चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता रेड एरो छोटा होता जा रहा है, यानी स्पीड कम होती जा रही है। टॉप पे स्लो होकर बॉल रुक जाती है और फिर नीचे आना शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन 2 टॉप के करीब है, यहाँ पे लोएस्ट स्पीड होगी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस। विच बीकर इज़ मार्क्ड प्रॉपरली। पहली नज़र में ऑप्शन 1 सही लग रही है कि ग्रेजुएशंस इक्वली फासले पे हैं, लेकिन बीकर का डाया नीचे स्मॉल है और ऊपर ग्रेटर होता है, और इसलिए ऊपर थोड़ी जगह पे ज़्यादा पानी आता है, इसलिए इक्वल ग्रेजुएशंस नहीं हो सकती। ऑप्शन 2 में नीचे थोड़ा सा पानी फिल किया तो 1 लीटर मार्क तक पहुंच गया, फिर थोड़ा सा पानी फिल किया तो 2 लीटर तक, थोड़ा और करने पे 3 लीटर तक। अब ऊपर चूंकि डायमीटर ज़्यादा है तो थोड़ा सा पानी फिल करने पे 4 लीटर मार्क होना चाहिए था, जबकि यहाँ तो ज़्यादा पानी फिल करना पड़ रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन ठीक लग रही। नीचे ज़्यादा पानी डाला तो 1 लीटर पे, फिर थोड़ा कम 2 लीटर पे, और कम 3 लीटर तक पहुंच गया, और सबसे कम डाला तो 4 लीटर कंप्लीट होगा, क्योंकि ऊपर डायमीटर ज़्यादा था, कम पानी डालने पे पूरा होना चाहिए था। सो ऑप्शन सी 3 इज़ द करेक्ट चॉइस। विच हैंडल विल रिक्वायर लेस फोर्स टू लिफ्ट, 1 2 या सेम। ऑप्शन 1 में 50 पाउंड्स का लोड फलक्रम के नज़दीक है, जबकि जिस हैंडल पे फोर्स लगानी है वो दूर है, इसलिए लेस फोर्स लगाने से ज़्यादा टॉर्क मिलेगा और लोड इजीली लिफ्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए 1 इज़ द करेक्ट चॉइस। ऑप्शन बी में मोर फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि फोर्स पॉइंट से लोड तक बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस है। इन विच डायरेक्शन डज गियर नंबर 3 रोटेट। CW से मुराद क्लॉकवाइज और CCW से मुराद काउंटर क्लॉकवाइज। क्योंकि गियर 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा, इसलिए अल्टरनेटिंगली गियर्स की डायरेक्शन चेंज होती है, लिहाजा गियर 2 काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, और इस लिहाज से गियर नंबर 3 फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। सो ऑप्शन ए क्लॉकवाइज इज़ द करेक्ट चॉइस। ISSB और इनिशियल में रिकमेंड होना है तो मेरे YouTube चैनल स्टडी विद मी इन पाकिस्तान पे जाएं और कंप्लीट प्लेलिस्ट मुलाहिदा करें। और कोई डाउट क्लियर करना हो तो टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे मैसेज या वॉइस नोट शेयर करें। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज आई गेट टाइम। Study with me, a learning experience.